कल्पनाओं की कहानियां जिंदगी के पन्नों पर, क्योंकि मैं कहानी हूं। खूनी दरिंदा, अ सस्पेंस थ्रिलर एंड मर्डर मिस्ट्री स्टोरी। कार में से मवालियों की वेशभूषा में मेजर बलवंत और सुधीर उतरे। उन दोनों की पीठ पर दो बड़े बड़े थैले थे, जिन्हें उन्होंने फीतों की सहायता से अपने कंधों और सीनों पर कसकर बांध रखा था। वो दोनों बोझ के पीछे पर कोटे से पास में जाके खड़े हो गए। मेजर बलवंत ने जेब में से पेंसिल टॉर्च निकाली और उसकी रोशनी की लकीर 30 फीट ऊंचे पर कोटे की मुंडेर पर डाली और फिर पीछे की ओर हटता चला गया। लगभग 20 कदम पीछे हटकर उसने अपनी पीठ पर बंधे थैले में नायलॉन की रस्सियों से बनी सीढ़ी का एक गुच्छा निकाला। उसका एक सिरा बाएं हाथ में पकड़ा और पूरे गुच्छे को दाएं हाथ में तोलते हुए पूरी ताकत से परकोटे की मुंडेर की ओर उछाल दिया। नायलॉन की रस्सियों से बनी सीढ़ी परकोटे की मुंडेर के एक कंगोरे में जाकर अटक गई। मेजर बलवंत और सुधीर ने सीढ़ी का छोर पकड़कर जोर जोर से झटके दिए और जब उन्हें पूरी तरह इत्मीनान हो गया कि वे दोनों रस्सी की सीढ़ी पकड़े पकड़े परकोटे के पास आ गए, सुधीर मेजर बलवंत ने कहा और नायलॉन की रस्सियों से बनी सीढ़ियों पर पार रखते हुए तेजी से ऊपर चढ़ने लगे और बोले, सुधीर, पहले मैं ऊपर जाता हूँ। मैं पहले मंदिर के भीतरी भाग की हलचल देखना चाहता हूँ। बाद में मैं तुम्हें इशारा कर दूंगा और तुम भी ऊपर आ जाना। 2-3 मिनट में ही वो परकोटे के ऊपर पहुंच गया। उसे परकोटे के दूसरी ओर के कंगूरे की आड़ लेकर मंदिर की ओर झाँक कर देखा। मंदिर की विशाल इमारत रात के सन्नाटे और अंधेरे में लिपटी हुई चुपचाप खड़ी थी। कहीं से भी किसी भी प्रकार की हल्की सी आहट तक सुनाई नहीं दे रही थी। मेजर बलवंत ने सुधीर को ऊपर आने का इशारा किया और जब सुधीर ऊपर आ गया तो मेजर बलवंत ने सीढ़ी समेट कर परकोटे के अंदर की ओर लटका कर मजबूती से एक कंगोरे में अटका दी और फिर वो दोनों एक एक करके नीचे उतर गए। वो दोनों बिना कोई आहट के मंदिर के उस प्रकोष्ठ में पहुंच गए जहां भगवान शिव की चतुर्मुखी मूर्ति थी। मेजर बलवंत ने उस प्रकोष्ठ की दीवार में बनी अलमारी के निचले खाने में से पत्थर की पट्टियां हटा दी और फिर पेंसिल टॉर्च की रोशनी की मदद से वो सीढ़ियां उतरने लगे। कुछ देर के बाद वो सीढ़ियों के अंत में बने उस छोटे से चौकोर कमरे में पहुंच गए, जिसके सामने वाली दीवार में ऊपर की ओर जाने वाली सीढ़ियां थी। वो दोनों सीढ़ियां चढ़कर उस स्थान पर पहुंच गए जहां 2 दिन पहले मेजर बलवंत, इंस्पेक्टर तिवारी और पार्थ के साथ बैठा रहा था। मेजर बलवंत मंदिर की मुंडेर पर जा बैठा। उसने नायलॉन की रस्सियों से बनी सीढ़ी मुंडेर के एक कंगूरे में अटकाकर मंदिर के पिछले वाली ढलवा पहाड़ी की ओर लटका दी और फिर पेंसिल टॉर्च की रोशनी से उस ढलवा जगह के एक एक इंच हिस्से पर डालता हुआ नजर की ओर उतरने लगा। वो उस झाड़ी के पास पहुंचकर रुक गया जहां उसे 2 दिन पहले ऑक्सीजन गैस के सिलेंडर जैसे कुछ सिलेंडर छिपे पड़े देखे थे। वो पेंसिल टॉर्च की रोशनी डालते हुए ढलवा पहाड़ी के एक एक इंच भाग की बड़ी बारीकी से जांच करने लगा। अचानक उसकी नजर घनी झाड़ियों के बीच बने एक चौकोर भाग पर पड़ी। वो पत्थर की एक चौकोर पट्टियां थी जिसके दोनों सिरों पर 2 मोटे मोटे हुक बंधे हुए थे। मेजर बलवंत ने उन हुकों को पकड़कर अपनी ओर खींचा तो वो पत्थर की पट्टियां ऊपर उठाई। उसने देखा पट्टियों के पीछे छोटी छोटी सीढ़ियां बनी हुई थी। पेंसिल टॉर्च की रोशनी डालते हुए मेजर बलवंत सीढ़ियां उतरकर एक समतल वर्गाकार स्थान पर पहुंच गया। उसने पेंसिल टॉर्च की रोशनी इधर उधर डाली तो उसे एक स्थान पर लकड़ी की एक छोटी सी पेटी दिखाई दी। उसने देखा उस पेटी में एक छोटी सी मोटर, बैटरी और डायनुमा थी, जिसके साथ कुछ तांबे के तार जुड़े हुए थे। लकड़ी की पेटी के पास ही किसी गैस के 2 भरे हुए सिलेंडर रखे हुए थे। उन सिलेंडर्स के रबड़ की 2 नालियां जुड़ी हुई थी और जो सामने वाली दीवार के 2 सुराखों में धंसाई गई थी।
उन सिलेंडर्स की देखते ही मेजर बलवंत के होठ गोल हो गए, लेकिन अपने आप को रोक लिया। उसे सीटी नहीं बजाई। उसने दीवार में धसी एक नली निकालकर उस सुराख के सहारे पेंसिल टॉर्च की रोशनी डालते हुए आंख लगाकर देखा। वो हनुमान जी की विशालकाय मूर्ति से बिल्कुल पीछे खड़ा था। रबड़ की नली शायद उस विशालकाय मूर्ति के मुंह तक पहुंच गई थी। मेजर बलवंत ने उस वर्गाकार छोटी सी कोठरी पर पेंसिल टॉर्च की रोशनी डाली। फर्श पर सिगरेट के ढेर सारे टूटे और राख पड़ी हुई थी। इसे स्पष्ट था कि उस जगह पर कोई ऐसा आदमी बैठा रहा था जो लगातार सिगरेट पी रहा था। मेजर बलवंत ने सिगरेट के कुछ टोंटे उठाकर देखे। वो सभी एक ही ब्रांड के सिगरेट थे। अचानक मेजर बलवंत सिगरेट के उन टोटों को देखकर चौंक पड़ा। उसे देखा उन टोटों का निचला भाग बुरी तरह कुचला हुआ है, यानी जो व्यक्ति यहाँ बैठकर सिगरेट पीता रहा था उसे सिगरेट को दांतों से कुचलने पीने की आदत थी। मेजर बलवंत ने उस वर्गाकार छोटी सी कोठरी में रखी हुई हर चीज को एक बार बड़े ध्यान से देखा और फिर कोठरी से बाहर निकल आया। उसे पहाड़ी के ढलान पर झाड़ियों के बीच पड़े गैस के सिलेंडर उठाए। ये सिलेंडर अभी पूरी तरह खाली नहीं हुए थे। मेजर बलवंत ने पेंसिल टॉर्च की रोशनी उन सिलेंडर्स पर डालते हुए देखा। उन सिलेंडर्स में भरी गैस हवा में घुलते ही काली काली घटा और घने अंधेरे बादल में बदल रही थी। अपने उन सिलेंडर को उठाया और उसी वर्गाकार कोठरी में रखाया। कोठरी के बाहर आकर उसने चारों ओर एक गहरी नजर डाली। चारों ओर गहरी खामोशी छाई हुई थी। अचानक उसकी नजर मंदिर के पीछे बनी हुई उस विशाल हवेली की ओर उठ गई, जो मंदिर के प्रधान पुजारी के रहने के लिए बनाई गई थी। मंदिर के प्रधान पुजारी रामदास अब काफी वृद्ध हो गए थे, इसलिए उन्होंने अपने दोनों बेटों को मंदिर की पूजा का काम सौंप दिया था। पार्थ मंदिर में सुबह को पूजा करता था और शाम की पूजा का भार हरिनाथ के कंधों पर था। पिछले कई वर्षों से मंदिर की पूजा की यही व्यवस्था चली आ रही थी। मंदिर के प्रधान पुजारी अभी तक वृद्ध रामदास ही थे। उन्होंने अभी तक परंपरा के अनुसार अपने बड़े बेटे हरिनाथ को प्रधान पुजारी के पद पर अभिषिक्त नहीं किया था। पुरातन परंपरा के अनुसार प्रधान पुजारी का बड़ा पुत्र ही अपने पिता के बाद प्रधानमंत्री के पद पर अभिषिक्त किया जाता है। मेजर बलवंत की नजर उस हवेली की तीसरी मंजिल पर बनी। बारादरी में जलती हुई रोशनी पर जमी हुई थी। ये रोशनी बिजली के बल्ब की बजाय किसी एक्स की रोशनी थी, लेकिन इतनी दूर और इतनी ऊंचाई पर थी कि मंदिर के पिछले वाले हिस्से से बस वो एक टिमटिमाते चिराग की रोशनी जैसी दिखाई दे रही थी। मेजर बलवंत चिराग की तरह टिमटिमाती उस रोशनी को बड़े ध्यान से देखने लगा। उसे उस रोशनी के पास ही 2-3 व्यक्ति के साए दिखाई दे रहे थे। उसने अपनी पीठ पर बंधे थैले में से दूरबीन निकाली और आंखों पर लगाकर उसके लेंस एडजस्ट करने लगा। कुछ सेकंड के बाद उस बारादरी में बैठे हुए व्यक्तियों के साए तो स्पष्ट दिखाई दे रहे थे, लेकिन रोशनी इतनी दूर थी कि उनके चेहरे नहीं देख पाया। वो बारादरी में बैठे हुए व्यक्ति को पहचानने की बहुत देर तक कोशिश करता रहा, लेकिन उसे रत्ती भर भी सफलता नहीं मिली। उसने दूरबीन अपनी पीठ पर बंधे थैले में रख ली और नायलॉन की रस्सियों से बनी सीढ़ी के सहारे चढ़ता हुआ मंदिर की मुंडेर पर पहुंच गया। चलो सुधीर, अब यहाँ से चले, मेजर बलवंत ने कहा और मंदिर में पहुंचने वाली सीढ़ियों की ओर चल दिया। अचानक उन दोनों के बढ़ते हुए कदम ठिठक कर रुक गए। उन्होंने आतिशबाजी की बारूद से बने एक रॉकेट को उस हवेली की तीसरी मंजिल पर बनी बारादरी के बरामदे में से छूटकर आकाश की ऊंचाइयों की ओर जाते देखा। रॉकेट तो तीर की तरह आकाश की ऊंचाइयों पर पहुंचकर बुझ गया, लेकिन उसमें से छिटके रुपहले चमकीले सितारे धीरे धीरे धरती की ओर काफी देर तक उतरते रहे और फिर बुझ गए। ये तमाशा क्या है? सुधीर के मुंह से निकला। अरे, मेजर बलवंत एक बार फिर चौंक कर आकाश की ओर देखने लगे। हैरानी में डूबे सुधीर की नजरें भी उस ओर उठ गई। ठीक वैसा ही एक रॉकेट रुपहले चमकीले सितारे
बिखेरता हुआ तीर की गति से आकाश की ओर बढ़ता चला जा रहा था। कुछ देर के बाद उस रॉकेट से छूटे रुपहले चमकीले सितारे धरती की ओर आते बीच में ही बुझ गए। चारों ओर फिर गहरा अंधेरा छा गया। मेजर बलवंत और सुधीर मंदिर की सीढ़ियों के पास खड़े खड़े उन रहस्यपूर्ण रॉकेट्स के बारे में सोचते रहे। फिर सहसा मेजर बलवंत बोला, सुधीर, मुझे तो ये रॉकेट बहुत ही रहस्यपूर्ण दिखाई दे रहे हैं। लगता है किसी ने हवेली की तीसरी मंजिल की छत पर बनी बारादरी से इस रॉकेट के द्वारा किसी को कोई सांकेतिक संदेश दिया है, और जिस व्यक्ति को सांकेतिक संदेश दिया गया था उसने भी उस संदेश का उत्तर संकेत के द्वारा दे दिया है। ऐसा ही लगता है, सुधीर बोला। परस्पर संदेशों के आदान प्रदान का ये तरीका तो अनादिकाल तरीका है, लेकिन इस हवेली में तो प्रधान पुजारी रामदास का परिवार रहता है। इस परिवार में प्रधान पुजारी रामदास के अतिरिक्त उनकी वृद्ध पत्नी, बड़ा बेटा हरिनाथ, उसकी पत्नी और 3 बच्चे, छोटा बेटा पार्थ और उसकी पत्नी तथा पार्थ की 2 कुंवारी बहनें रहती हैं, जिनमें से एक तो विवाह के योग्य है, लेकिन दूसरे की उम्र केवल 12-13 वर्ष की है। प्रधान पुजारी रामदास और उनके परिवार के संबंध में मैं बहुत कुछ पता लगा चुका हूँ। आज सुबह पार्थ की माँ दोनों बेटी और पार्थ की पत्नी को लेकर अपने बेटे को देखने के लिए सिटी क्लिनिक में आई थी, लेकिन डॉक्टर देसाई ने किसी को पार्थ के पास नहीं जाने दिया। वो मेरे और डोरा के पास एक बेंच पर आ बैठी थी और देर तक अपने परिवार और अपनी परेशानियों के संबंध में बातें कर रही थी। उनसे तुम्हें कोई विशेष बात मालूम हुई? प्रधान पुजारी रामदास के परिवार की हालत भी भारत के अन्य संयुक्त परिवारों से भिन्न नहीं है। उनकी बातों में असंतोष और अप्रसन्नता की झलक स्पष्ट दिखाई दे रही थी, क्योंकि पहली बार हमारी भेंट हुई थी, इसलिए मैंने अधिक पूछताछ करना ठीक नहीं समझा। लेकिन डोरा ने पार्थ की पत्नी शांता के साथ अच्छी दोस्ती कर ली है। उसे शांता को खिड़की से पर्दा हटाकर पार्थ का चेहरा दिखा दिया था। शांता अपनी सास के चले जाने के बाद शाम के 6 बजे तक अपनी छोटी नंदों के साथ डोरा के पास ही बैठी रही थी। बीए तक पढ़ी लिखी और बहुत ही मीठे स्वभाव की लड़की है शांता। 6 महीने पहले ही पार्थ के साथ उसका विवाह हुआ है, ऐसा सुधीर ने बताया। क्या शिवनाथ का सौतेला बड़ा भाई हरिनाथ और उसकी पत्नी या उसके बच्चे में से कोई भी पार्थ को देखने आया था? बस हरिनाथ की दोपहर को और शाम को 6 बजे के लगभग 2 फोन आए थे। उसने कहा था कि पार्थ के अस्पताल में होने के कारण मंदिर का सारा काम उसके सर पर आ पड़ा है। सुबह से उसे मंदिर के काम में फुर्सत नहीं मिली। रात को 10 बजे शयन आरती हो जाने के बाद ही उसे फुर्सत मिलेगी, लेकिन आज दिन भर मंदिर के कामों में कोल्हू के बैल की तरह पिले रहने के बाद वो इतनी बुरी तरह थक गया कि हॉस्पिटल आना उसकी बस की बात नहीं रही। वो जल्द ही सो जाना चाहता है, क्योंकि उसे कल फिर ब्रह्म मुहूर्त में उठकर मंदिर के कामों में जुट जाना पड़ेगा, सुधीर ने कहा। इस मंदिर में पूजा उपासना की पद्धति अन्य मंदिरों से भिन्न है। सुना है प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में ही झील के कलशों से मूर्तियों को कम से कम 21 कलशों से स्नान कराया जाता है। फिर उन्हें वस्त्र आभूषण पहनाए जाते हैं, नाश्ता कराया जाता है। इसके बाद ही रामायण या भगवत का स्वर पाठ आरंभ होता है। दोपहर को ठीक 1 बजे भोग लगाया जाता है। सुबह दोपहर का प्रसाद बांटते बांटते 2-2:30 बज जाते हैं, तब पुजारी को फुर्सत मिलती है। शाम को 5 बजे फिर यही काम आरंभ हो जाता है और रात के 10 बजे तक शयन आरती के बाद समाप्त होता है। पहले पार्थ सुबह का काम किया करता था। दरअसल सुबह ही काम अधिक करना पड़ता है। अब तो सारा काम बेचारे हरिनाथ को करना पड़ रहा होगा, इसीलिए उसका थक जाना भी स्वाभाविक है, मेजर बलवंत ने सहानुभूति पूर्ण स्वर में कहा। मेजर साहब, हरिनाथ तो अपने बयान के अनुसार 10 बजे के बाद घर पहुंचकर सो गया होगा। फिर हवेली की तीसरी मंजिल की छत पर बनी बारादरी में कौन लोग बैठे हैं? जहां तक मुझे मालूम है हरिनाथ के घर में कोई मेहमान भी आया हुआ नहीं है। सुधीर ने अपनी आशंका प्रकट की। तो क्या हरिनाथ ने मुझसे झूठ बोला था? रात का 1 बज रहा है, लेकिन हवेली की ऊपरी बारादरी में अभी तक लोग जाग रहे हैं। मेरा मानना है हरिनाथ इनमें ज़रूर होगा, क्योंकि कोई भी मेहमान घर वालों के सो जाने के बाद इस तरह नहीं जागे रहते। और फिर बिजली की रोशनी के बजाय पेट्रोमैक्स की रोशनी मेजर बलवंत के मुंह से निकला और तभी उसकी नज़र एक बार फिर बारादरी की ओर उठ गई।
अरे ये क्या, कोई आदमी पेट्रोमैक्स को इस सांकेतिक ढंग से क्यों हिला रहा है? मंदिर के दूसरी ओर वो तीन आदमी कौन थे? उन तीन आदमियों की परछाई किसकी थी? मैक्स उन्होंने वाकई में सांकेतिक रूप में यूज की थी या फिर वो सिर्फ एक रोशनी का जरिया थी? क्या है इस कहानी का सच? क्यों रॉकेट एक सांकेतिक रूप में जलाए गए थे? कौन गिरोह है इसके पीछे? क्या चाहता है? क्या मंदिर के लोग नाथ और उसके घर वाले पार्थ को मारने में और बाकी सब चोरियों में शामिल हैं, या फिर कोई और है, या फिर यही लोग उन गिरोह के साथ मिले हैं? क्या है इस कहानी का सच? जानने के लिए जुड़े रहिएगा इस कहानी के साथ अंत तक। खूनी दरिंदा, सस्पेंस थ्रिलर एंड मर्डर मिस्ट्री स्टोरी, सिर्फ और सिर्फ स्टोरी मिनिएक्स पर।